हेलो एवरीवन, मेरा नाम है केशव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के अंदर। हम लोग जैसे कि बिहार सामान्य ज्ञान सीरीज कवर कर रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने पिछले वीडियोस के अंदर बिहार का इतिहास और बिहार का भूगोल कवर कर लिया था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बिहार की नदियां को देखेंगे किस तरीके से बिहार के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में जो बिहार की नदियों का जो जाल है, जो बिहार के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में बिहार को इतने ज्यादा उपजाऊ राज्य बनाती है। किस प्रकार से अलग अलग नदियों का क्या प्रभाव रहता है बिहार के ऊपर, और उनका उद्गम स्थल और उनका संगम स्थल और मुहाना कहां कहां बनता है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन। और आप चाहें तो फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग बिहार के अंदर उत्तरी क्षेत्र में जितनी नदियां आती हैं उसको देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग दक्षिणी क्षेत्र की नदियों को देखेंगे। दो पार्ट के अंदर तोड़ने का यह उद्देश्य होता है कि इस उद्देश्य से आप बहुत ही अच्छे तरीके से सारी नदियों को मैप के माध्यम से समझ पाएंगे, क्योंकि अगर दोनों को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है। तो इस तरीके से मैंने दो पार्ट में तोड़ दिया है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे और पश्चिम की नदियों को सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते हम लोग क्रम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है घाघरा नदी की। तो देखिए, पश्चिम के अंदर घाघरा नदी है, और घाघरा नदी की बात करते हैं तो घाघरा नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जो घाघरा नदी है वो सरयू के नाम से प्रसिद्ध है, और यही वजह है कि इसको हम लोग सरयू के नाम, सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम स्थल की बात करते हैं तो नेपाल के अंदर नापमा जगह है, वहीं से इसका उद्गम स्थल होता है, और छपरा के अंदर, गंगा नदी के अंदर यह समाहित हो जाती है। छपरा, बिहार के अंदर छपरा में वह जाकर के समाहित हो जाती है, और नापमा, नेपाल का जो नापमा जगह है वहां से यह इसका जो है उद्गम स्थल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बिहार के अंदर सबसे जो बात करें सबसे पश्चिमी नदी की, तो वो होती है घाघरा नदी। ठीक है, और घाघरा नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की कुछ दूर तक सीमा भी बनाती है। ठीक है, अगली नदी की चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके ऊपर ठीक इसके पूरब में बात करते हैं तो बूढ़ी गंडक है। आप देख सकते हैं बूढ़ी गंडक की बात करते हैं तो बूढ़ी गंडक जो है इसका उद्गम स्थल जो है वो सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलता है यह नदी, और यह नदी जो है बिहार, कहा जाता है कि यह नदी बिहार में सबसे तेज जलधारा वाली नदी है, जिसका जो बिहार के अंदर जब प्रवेश करता है तो यह देख सकते हैं आप कि यह चंपारण का जिला है। ठीक है, चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण के अंदर आपको उत्तरी पश्चिमी जिले पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है, और प्रवेश करती हुई बिहार के अंदर बहती है, और बिहार में मुजफ्फरपुर, फिर चंपारण, दरभंगा, समस्तीपुर और उत्तरी मुंगेर जिले से होती हुई गंगा में जाकर के यह मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी रिवर बूढ़ी गंडक। और अगर कुछ तथ्य बात करते हैं तो इसके कुछ, अगर हम बात कर लें सहायक नदियों की, तो उसकी बूढ़ी गंडक की सहायक नदियों के अंदर उरई, तेलाबे, प्रसाद, हरहा, कापन, मसान, ये सब जो है इसकी कुछ प्रमुख, कह सकते हैं कि प्रमुख सहायक नदियां हैं बूढ़ी गंडक की। ठीक है, फिर हम लोग इसके ठीक बगल में बात करते हैं तो आप इसके बगल में देख सकते हैं यहां पर है गंडक नदी। ठीक है, ये देखिए गंडक नदी। तो गंडक नदी की बात करते हैं तो गंडक नदी जो है बिहार के अंदर प्रवेश करती है वहीं वेस्ट चंपारण से ही, लेकिन इसके अगर हम उद्गम स्थल की बात करते हैं तो हिमालय की अन्नपूर्णा पहाड़ियों के निकट कुतांग नामक जगह है। ठीक है, वहीं कुतांग नामक और मांगमोट, ये दो जगहें हैं, उन दो जगहों से गंडक नदी निकलती है, और गंडक नदी निकलने के बाद बिहार के अंदर चंपारण से बिहार में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद गंगा नदी से जब मिलती है तो यहाँ क्या बोलते हैं, हाजीपुर और सोनपुर, दो जगहों के बीच में आकर के गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। और जो संगम स्थल है वही जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि हर साल वहां पर सबसे बड़ा पशुओं का मेला यानी कि हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है। आप सब इस बात से परिचित होंगे कि हरिहर क्षेत्र का मेला जहां लगता है और वह गंडक नदी के किनारे ही लगता है, जहां पर गंडक नदी जो है गंगा नदी से आकर के मिलती है। ठीक है, और जो गंडक नदी है उसके बारे में कुछ और भी प्रसिद्ध है, क्योंकि गंडक नदी को और अन्य नामों से ही बुलाया जाता है, जिसके अंदर गंडक नारायणी,
गंडकी, ये सब नेपाल के अंदर बुलाए जाते हैं। और अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में इसे सदा नीरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर साल भर पानी भरा रहता है। यही कारण है कि इसको सदा नीरा के नाम से भी बुलाया जाता है बिहार के अंदर। लेकिन अगर हम लोग नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल के अंदर इसको गंडकी या फिर गंडक नारायणी के नाम से बुलाया जाता है। गंडक और ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि गंडक पर ही सबसे बड़ा जो है गंडक परियोजना बना हुआ है, और यही रीजन है कि यह गंडक जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेपाल की सरकार के द्वारा इस नदी पर ही संयुक्त रूप से महत्वाकांक्षी गंडक परियोजना का कार्यान्वित अभी स्थित है, और इससे बहुत सारे नहर बनाए गए हैं जो बिजली उत्पादन के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। आइए हम लोग बात करते हैं अब ठीक गंडक नदी के बगल में यहाँ बागमती रिवर है। बागमती रिवर की, बागमती नदी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं बागमती नदी, ठीक है। बागमती नदी की बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में शिवपुरी पहाड़ियां हैं। वहां से निकलकर हिमालय की महाभारत श्रेणी को काटती हुई सीतामढ़ी के पास ये जो है बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में प्रवेश करके ये आप देख सकते हैं कुछ दूरी जाकर के दरभंगा के बाद यह जो है कमला नदी के अंदर समाहित हो जाती है, ठीक है, दोनों मिल जाती है। अगर बाढ़ के दिनों में बात करते हैं तो बागमती रिवर जो है मुजफ्फरपुर और आपका जो है दरभंगा जिला जो है, इन सब जिलाओं के अंदर बागमती रिवर की वजह से बहुत ही ज्यादा बाढ़ आने का बहुत और मत कह सकते हैं कि बाढ़ जो आती है और उससे बहुत ज्यादा क्षति होती है बागमती नदी के कारण ही, ठीक है। तो ये था बागमती रिवर। अब ठीक इसके बगल में बात करते हैं तो यहाँ देखिए कमला नदी है, ठीक है। कमला नदी की अब हम बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि कमला नदी जो है तो कमला बलान, ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल है वो नेपाल की पहाड़ियों में से ही निकलता है। महाभारत की श्रेणियां हैं उसी के अंदर से कमला नदी निकलती है, और यह जो बाद में जाकर के कोसी नदी के अंदर मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये कोसी नदी यहाँ से बह रही है, और यहाँ पर जो है ये कोसी नदी में आकर के मिल गई है। बागमती रिवर आकर के कमला में मिलती है, और कमला जो है फिर जाकर के कोसी नदी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। यह जो है बिहार के जयनगर के समीप प्रवेश करती है, और दरभंगा पूरे प्रमंडल में प्रवाहित होती हुई कोसी नदी में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। याद रखिएगा बिहार के अंदर जब यह मिलती है तो जयनगर, ठीक है, जयनगर में बिहार में यह प्रवेश करती है, ठीक। अब बात करते हैं बिहार के शोक की जो है कोसी नदी, ठीक है। कोसी नदी से हमेशा प्रश्न बनते हैं क्योंकि कोसी नदी बहुत ज्यादा चर्चे में रहता है, क्योंकि कोसी नदी की कुछ बहुत ही ज्यादा खासियत है। खासियत ये कि कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो अपना पूरा मार्ग ही बदल देती है। मार्ग बदलने वाली नदियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है वो है कोसी, क्योंकि इसी की वजह से सबसे ज्यादा बिहार में बाढ़ आता है। यही वजह है कि इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेपाल के हिममंडित सप्तकौशिकी क्षेत्र से निकलने वाली कौशिक नदी, ठीक है, इस यही जो सप्तकौशिकी जगह है यही वजह है कि इसको कोसी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यही उसका उद्गम स्थल है हिमालय की सप्तकौशिकी क्षेत्र, ठीक है, हिममंडित सप्तकौशिकी क्षेत्र। यहां से निकल करके यह इसकी बहुत ही तीव्र धारा होती है, और जो इसकी धाराएं होती हैं वो हर बार जो है अपना रास्ता बदल लेती हैं, और यही कारण है कि इस नदी से बहुत ही ज्यादा बिहार के अंदर बाढ़ आता है, ठीक है। इसको हम लोग मार्ग बदलने वाली नदियों से भी के नाम से भी जाना जाता है, और कुर्सेला के निकट गंगा में जाकर के यह मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये जो गंगा का नदी यहाँ पर जो गंगा से आके मिल रही है, तो इस जगह का नाम है कुर्सेला, ठीक है। तो ये थी कोसी नदी। फिर हम लोग बात करते हैं कोसी के ठीक बगल में जो वो है महानंदा। तो महानंदा याद रखिए, महानदी नहीं महानंदा, ठीक है। महानंदा जो है बिहार की सबसे ज्यादा पूर्वी नदियों के अंदर, मतलब सबसे पूर्व में जो कोई नदी है वो है महानंदा। तो महानंदा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महानंदा जो नदी है वो आपको सबसे ज्यादा पूर्व में मिलेगी, और इसकी एक ही ऐसे प्रश्न बनते हैं कि बिहार का सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित जो नदी है उसका नाम जो होता है कौन है, तो वो है महानंदा, ठीक है। महानंदा जो है सब बहुत ज्यादा प्रमुख है क्योंकि कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा नदी में ये आकर के मिल जाती है, और ऊपर देख सकते हैं कि ये हिमालय से आने वाली नदियों के अंदर इसका भी नाम आता है, ठीक है। और कटिहार दक्षिण पूर्व में, कटिहार के दक्षिण पूर्व में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। तो एक चीज याद रखिएगा, जो भी नदियां हिमालय से आती है
उन सभी नदियों में एक चीज बड़ा ज्यादा कॉमन होता है कि वो सारी नदियां सालों भर पानी से भरी रहती हैं, क्योंकि हिमालय से आने वाली जो भी नदियां होती हैं जो बर्फ के पिघलने से आती हैं, तो बर्फ पे हिमालय पे पूरे साल जो है बर्फ जमा रहता है, और यही वजह है कि जितनी भी नदियां रहती हैं उन सब में सालों भर पानी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करेंगे अब दक्षिण के अंदर, जितनी भी दक्षिण की नदियां होंगी उसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं होगा कि सारी नदियों के अंदर पानी आपको पूरे साल देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन जितनी भी नदियां आपको उत्तर के अंदर देखने को मिलती हैं उन सब के अंदर सालों भर आपको पानी देखने को मिलता है। तो ये था उत्तर की सारी नदियां। अब हम लोग बढ़ते हैं दक्षिण की तरफ। ठीक है, देखिए दक्षिण की तरफ बात करते हैं तो सबसे पहली जो नदी है उसकी बात करते हैं वो है करमनाशा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा ये पार्ट, ये नदी जो है इसका नाम है करमनाशा। यह नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है और चौसा के पास जाकर के गंगा से मिल जाती है। जो ये जगह है यह चौसा है, और यहाँ देखिए ये पूरा जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार से ये जो है सीमा भी बनाती है। तो ये जो नदी आपको देखने को मिल रहा है ये बिहार के अंदर, बिहार और यूपी से सीमा बनाती है, और इस नदी को अपवित्र माना जाता है। धार्मिक स्थलों के, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये जो है करमनाशा नदी जो है वो अपवित्र है, बट हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है यह भी नदी जो है वो बिहार से और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं ठीक उसके बगल के अंदर, फिर उसके बगल के अंदर ये जो नदी है ये है आपका सोन नदी। सोन नदी के बारे में बात करते हैं तो बिहार, दक्षिण बिहार में सर्वप्रमुख नदी जो है वह है सोन नदी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक नाम आपने सुना होगा, जहां से एक और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध नदी निकलती है जो पूरे भारत की पश्चिम में बहने वाली नदियों में बहुत ज्यादा प्रमुख है। आप उसका नाम जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वो नाम अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वहीं से ठीक उसी जगह से अमरकंटक जो जगह है, अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक तो है सोन, दूसरा है महानदी, और तीसरा जो है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सोन की बात करते हैं तो सोन नदी जो है यह अमरकंटक से निकल के बिहार की तरफ आती है, और बिहार में जो है सोन नदी कैमूर के पठार के दक्षिण में बिहार में प्रवेश कर गंगा सोन के दोआब बनाती है। ठीक है, गंगा सोन दोआब ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो जगह होता है उसको हम लोग दोआब कहते हैं। जैसे कि अभी देखिए ये 2 नदी है, ये नदी और यहाँ 2 नदियों के बीच का जो जगह है इसको हम लोग दोआब कह सकते हैं। यहाँ भी देखिए 2 नदियों के बीच का जो जगह है इसको हम लोग दोआब कह सकते हैं। ठीक है, तो दोआब क्या होता है कि 2 नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसी को हम लोग दोआब कहते हैं। ठीक है, आइए सोन नदी के बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो सोन नदी का जो प्रसिद्ध है वो सोन नदी अपने बालू के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से जो है मोटे बालू निकलते हैं, सोन नदी के अंदर से निकाला जाता है, और बहुत ही ज्यादा ये प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि यह बिहार के अंदर मुख्य स्रोत से कह सकते हैं कि मुख्य रूप से मोटे बालू का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तो पटना जिले में प्रभावित होकर के पटना के दानापुर के पश्चिम कोइलवर के निकट गंगा नदी में जाकर के सोन नदी समाहित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सोन नदी था। फिर अगर हम उसके बाद बात करते हैं, फिर देखिए ये जो नदी है यहाँ आपको दिख रहा होगा, इस नदी की बात करते हैं तो ये है पुनपुन। ठीक है, पुनपुन नदी जो है, पुनपुन नदी भी बिहार के अंदर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि दक्षिण बिहार में यह दूसरी स्थान पर सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। छत्तीसगढ़ के पठार भाग से निकलकर औरंगाबाद और गया से प्रभावित होती हुई यह फतुहा में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। पुनपुन नदी कहा जाता है कि पुनपुन नदी जो है ऐसे तो गर्मी के मौसम में सूख जाता है, लेकिन अगर बरसात के मौसम बात करते हैं तो बरसात के मौसम में इसमें बहुत मात्रा में इसके अंदर जल प्रवाह होता है, और कभी कभी बाढ़ का कारण भी बनती है पुनपुन। फिर उसके ठीक बगल में है फल्गु। ठीक है, ये नदी जो है यह है फल्गु। फल्गु की बात करते हैं तो फल्गु जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और इसकी मुख्य धारा निरंजन भी कहलाती है। फल्गु नदी जो है बोध गया के समीप यही नदी है, कहा जाता है कि यही नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो फल्गु नदी जो है इस प्रकार से धार्मिक इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये थे दक्षिण बिहार के कुछ महत्वपूर्ण नदियां। उसके अंदर एक क्यूल भी है और अजय भी आता है, तो ये सब छोटी नदियां हैं
इन सब छोटी नदियों से आपको प्रश्न पूछने को नहीं मिलता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं क्यूल की, तो क्यूल नदी जो है आपको, और ये जो क्या बोलते हैं अजय नदी है, तो क्यूल जो अजय जो है वो आपको लटपाड़ यानी कि जमुई से निकलता है और गंगा में आकर के मिल जाता है। और फिर बात करते हैं अगर हम लोग वहीं अजय की, तो अजय और क्यूल ये दो नदियां जो है बहुत ही ज्यादा कुछ छोटी नदियां, इनसे कुछ खास प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और ये था आपका छोटा सा एक विवरण दक्षिण बिहार की नदियों के बारे में और पूर्व बिहार की उत्तर बिहार की नदियों के बारे में। अब हम लोग जितनी भी नदियां थी उन सबका उद्गम स्थल और मुहाना उसको एक चार्ट के रूप में देख लेते हैं। देखिए ये चार्ट है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, वो क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षा के अंदर। यहाँ से सवाल आने शुरू हो जाते हैं क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी आपको पता ही होगा गंगोत्री से निकलती है और पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो गंगा नदी से एक चीज याद रखिएगा, गंगा नदी की पूरी लंबाई याद कर अगर देखें पूरे भारत के अंदर तो यह है 25 यानी कि 2525। ठीक है, और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बिहार के अंदर ये जो है 445। ठीक है, 445 ही आपको देखने को मिलेगा कि 445 445 किलोमीटर आपको बिहार के अंदर और 2525 आपको पूरे भारत के अंदर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। अगर इसके उद्गम स्थल की बात करते हो तो गंगोत्री और मुहाना या फिर संगम स्थल की बात करते हो तो बंगाल की खाड़ी। फिर घाघरा की बात करते हैं तो नापमा, नेपाल का जो नापमा जगह है वहां से निकलता है और बिहार के अंदर छपरा में ये गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। गंडक की बात करते हैं तो गंडक जो है नेपाल और तिब्बत के बीच से निकलती है, जो आपको मागनमोट और कुतांग ये दो जगह है जहां से निकलती है गंडक नदी और सोनपुर में गंगा जाकर के मिल जाती है। फिर बूढ़ी गंडक की बात करते हैं सोमेश्वर की श्रेणियों से निकलता है और गंगा में मुंगेर के पास जाकर के गंगा नदी से फिर समाहित हो जाती है। फिर बागमती नदी की बात करते हैं तो महाभारत की श्रेणियों से निकलता है जो नेपाल में है और कोसी नदी में जाकर के मिल जाती है। कमला जो महाभारत की श्रेणी से ही निकलता है और फिर बागमती नदी में जाकर के मिल जाती है। फिर अगर बात करते हैं कोसी नदी की, तो कोसी नदी आपको देखने को मिलेगा कि सप्तकोशी जो नेपाल के अंदर है, सप्तकोशी से आप निकलती है और सप्तकोशी से निकलने के बाद ये जो है गंगा के अंदर मिल जाती है जो कुर्सेला जगह में स्थित है। ठीक है, इसका संगम स्थल। फिर महानंदा की बात करते हैं तो महानंदा जो है महाभारत श्रेणी से ही निकलती है। तो महाभारत श्रेणी से 3 नदियां हो गई जिसके अंदर बागमती, कमला और महानंदा, ये सब तीनों जो है महाभारत की श्रेणी से निकलती हैं। ठीक है, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा। बागमती, फिर इसके बाद कमला और महानंदा, ये तीनों नदियां जो है महाभारत की श्रेणी से निकलती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग करमनाशा की। करमनाशा जो है विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलता है और चौसा में गंगा से जाकर के मिल जाता है। ठीक है, सोन नदी की बात करते तो ऑलरेडी मैंने बताया अमरकंटक, और अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, वहां से निकल करके पटना में ही जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। फिर बात करते हैं हम लोग कोयल की, ये कोल नदी या फिर कह सकते हैं उत्तरी कोयल जो रांची के पठार से निकल के सोन नदी में मिल जाती है। दक्षिण कोयल की बात करते हैं तो वो छोटा नागपुर के पठार से निकल के गंगा नदी में मिल जाती है। और कोयल और अजय ये सब छोटी नदियां हैं। अजय जो है लटपार जो जमुई का जगह है, लटपार से निकल करके गंगा नदी में फिर मिल जाती है। पुनपुन और फल्गु की बात करते हैं तो पुनपुन जो है छत्तीसगढ़ के पठार से निकलता है और फतुहा में जाकर के पटना में जो गंगा नदी के से मिल जाती है। और फल्गु जो है वो भी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं कि बिहार की नदियां जो है वो कहाँ उनका उद्गम स्थल है और कहाँ जाकर के उनका संगम या फिर मुहाना वो बनाती हैं। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब हम लोग बात करते हैं बिहार में नहरों की। ठीक है, तो बिहार में जो है अन्य इतनी सारी नदियां हैं, तो इतनी सारी नदियों होने के कारण बिहार में नहरें भी बहुत सारी हैं जिसके अंदर सोन परियोजना, उसके बाद फिर कोसी नहर परियोजना, फिर गंडक परियोजना और त्रिवेणी नहर, ये सब जो है प्रसिद्ध हैं जिससे प्रश्न बनते हैं।
तो आइए सबसे पहले बारी बारी से पढ़ते हैं। सोन नहर परियोजना की बात करते हैं तो ये सोन नहर परियोजना जो है 1874 में आया था। ठीक है, 1874 में ये जो परियोजना आई थी, ये परियोजना जो है डेहरी के अंदर है। ठीक है, डेहरी है। और ये जो परियोजना है, ये परियोजना के अंदर अलग अलग नदी से क्या होता है कि इंदिरापुरी बराज बनाया गया। इसी सोन नदी के ऊपर इंदिरापुरी बराज बना करके, जैसे कोई भी नदी है, नदी के ऊपर बराज बना दिया जाता है और बराज बनाने के बाद यहाँ से क्या किया जाता है कि नहर बना दिए जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझने के लिए मान लीजिए कि एक नदी आ रही है, इस नदी के ऊपर क्या किया जाता है कि यहाँ से बराज बना दिए जाते हैं। अब जैसे ही बराज बनेगा या फिर डैम बना दिया जाएगा, बांध बनाने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि पूरा पानी भर जाएगा। अब ये पानी भरेगा, इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है कि अलग अलग यहाँ पर कनाल बनाना शुरू कर दिए जाते हैं। कनाल बना दिए जाते हैं, फिर नहर बना दिए जाते हैं, जिससे जो भरा हुआ पानी जो है इधर जो है फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अलग अलग जगहों पर हम लोग कनाल का पानी या फिर नहर का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंदिरापुरी बराज की बात करते हैं तो इंदिरापुरी बराज जो है वो 1410, ठीक है, 1410 मीटर लंबा है और ये बराज जो है 1968 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कोसी नहर की। तो कोसी नहर की बात करते हैं तो कोसी नहर जो है यह भीमानगर में बना हुआ। भीमानगर में इसके ऊपर क्या किया है कि एक बराज बनाया गया है और बराज बना करके 3 इससे नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, याद रखिएगा भीमानगर। भीमानगर जो है जो संसारी डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, बिहार का नहीं, नेपाल का। ठीक है, कोसी नदी जो है, कोसी नदी के ऊपर भीमानगर जो संसारी डिस्ट्रिक्ट है नेपाल का, वहां इसके ऊपर बराज बनाया गया है जो 1149, ठीक है, 1149 मीटर का है। और उसके बाद यहां से 3 नहरें निकाली गई हैं, जिसके अंदर छात्रा, ठीक है, दूसरा है पूर्वी कनाल और दूसरा है पश्चिमी कनाल। तो 3 कनाल यहां से निकाली गई हैं, पहला, दूसरा जो है वो पूर्वी और तीसरा जो है वो पश्चिमी कनाल। तो इस तरीके से 3 कनाल जो है निकाली जाती हैं और तीनों कनाल जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं बिहार में इन कोसी नदियों के, कोसी नहर के ऊपर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग गंडक परियोजना की। तो गंडक परियोजना जो है इसके ऊपर भी एक डैम बनाया गया है, एक जो कह सकते हैं कि नहर के ऊपर एक बांध बना दिया गया है जो गंडक नदी है, गंडक नदी के ऊपर वाल्मीकि नगर के समीप वहां पर एक बांध बना दिया जाता है और बांध जो है वो 743 मीटर का है। ठीक है, इसके ऊपर पूरा बांध बना करके और 10 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचाई का बांध बना करके और इस कनाल से, मतलब इस नहर से सारण कनाल, उसके बाद गोपालगंज, फिर उसके बाद सिवान डिस्ट्रिक्ट, इन सब, तिरहुत, इन सब जगहों पर पानी पहुंचाने का काम किया जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग त्रिवेणी नहर की। तो त्रिवेणी नहर ये भी जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रिवर गंडक, ये रिवर गंडक से त्रिवेणी तक ये पूरा नहर बना हुआ है जो 1 लाख हेक्टेयर, जो वेस्ट चंपारण का, जो पश्चिमी चंपारण का जो क्षेत्र है, वहां पर 1 लाख हेक्टेयर तक के क्षेत्र को त्रिवेणी नहर से पानी मिलता है। तो इस तरीके से बिहार के अंदर इन सब नहरों का महत्व जो है बढ़ जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद बिहार में तालाब की बात करते हैं। तो बिहार के अंदर कुछ प्रमुख तालाबें हैं, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो बिहार के अंदर सबसे पहला तालाब आता है वो है कांवर, या फिर कांवर तालाब, या फिर इसको हम लोग काबुर तालाब भी कहते हैं। ठीक है, ये तालाब इसको कहते हैं कि ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। ठीक है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर मंझौल विलेज के अंदर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में यह जो है काबुर तालाब जो है वहां पर स्थित है। ठीक है, इसकी और खासियत क्या है कि ये जो इतना बड़ा जो तालाब है, इसके अंदर 106 तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे भी जितनी भी पक्षी होती है जो एशिया के अलग अलग पार्ट से इस जगह पे आते हैं और वहां पर प्रजनन करते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि शरद ऋतु में यहाँ पर जितनी भी पक्षियां होती, जितने भी पक्षी आपको देखने का अगर लुत्फ उठाना है तो आप जाकर के इस जगह पे देख सकते हैं। फिर अगला बात करते हैं सागर पोखर की। तो सागर पोखर जो है बेतिया के अंदर एक बड़ा सा बस लेक है। फिर और बात करते हैं हड़ाही की। तो ये जो है दरभंगा सिटी के अंदर बहुत बड़ा एक पॉन्ड है, एक लेक है जो दरभंगा में है स्थित, इसका नाम है हड़ाही।
फिर उसके बाद बात करते हैं सिमरी बख्तियारपुर झील की। तो सिमरी बख्तियारपुर झील की बात करते हैं तो ये बख्तियारपुर में स्थित यह जो झील है सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर जो है वो सहरसा जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में अनेक छोटी बड़ी झीलों को मिलाकर एक बड़ा सा झील का निर्माण हुआ पड़ा है। ठीक है, वह सिमरी बख्तियारपुर झील। दूसरा है घोघा झील, जो यह झील जो है कटिहार जिले में स्थित है और मनिहारी प्रखंड में स्थित है। तो इस तरीके से बिहार के अंदर नदियां, तालाब और नहर को हमने आज के वीडियो में देखा। होप आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।